हेलो बच्चों, हमारी जो ये वर्कशीट है ये 17 जनवरी को आई थी। जो मिस हुई है वर्कशीट्स उन्हीं की वीडियो बना रहे हैं। तो ये जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमारी जो वर्कशीट नंबर 69 है, क्लास है 10th, सब्जेक्ट है साइंस। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जब अंडे का निषेचन नहीं होता है और जब अंडे का निषेचन होता है, ये दो अलग अलग प्रक्रिया हैं। अगर अंडा निषेचित हो जाता है, ठीक है, तो वुमेन को प्रेग्नेंट कहा जाता है, कहा है कि गर्भावस्था स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर जब अंडा निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है, तो ये लगभग 1 दिन तक वो जीवित रहता है। चूंकि अंडाशय हर महीने एक अंडाणु उत्पन्न करता है, हमने ये पढ़ा था कि अंडाशय जो है वो हर महीने एक अंडाणु पैदा करता है। निषेचित अंडाणु जो है प्राप्त करने के लिए गर्भाशय भी हर महीने खुद को तैयार करता है। भ्रूण को पोषण देने के लिए उसकी परत मोटी हो जाती है और स्पंजी हो जाती है। यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता है तो इस अस्तर की आवश्यकता नहीं होती। भाई, अगर अंडा निषेचित नहीं हुआ तो फिर आप जब बेबी ने आना होगा तभी तो उसके लिए पालना लाओगे, तभी तो उसके लिए कोई स्वेटर कोई कपड़े लाओगे। जब बेबी ने आना ही नहीं है तो तुम ऐसी चीज़ें क्यों लाओगे। तो इसी तरह बेबी को वेलकम करने के लिए, भ्रूण को वेलकम करने के लिए, जो उसके पोषण का ध्यान रखने के लिए उसकी जो लाइनिंग होती है, मतलब परत जो होती है, वो मोटी और स्पंजी हो जाती है। लेकिन अगर अंडा निषेचित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भ्रूण नहीं आएगा, ठीक है। तो इस अस्तर की आवश्यकता नहीं रहती। अतः अस्तर धीरे धीरे टूट जाता है और योनि से रक्त निकलता है और श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कहते हैं, वो बाहर आ जाता है। म्यूकस मतलब चिपचिपा सा कुछ पदार्थ और रक्त। तो इसको हम लोग, ये चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है और इसको हम मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लास में ये भी पढ़ा था कि यौन संचारित रोग कौन से होते हैं जो कि अनसेफ सेक्स की वजह से होते हैं। इनको हम एसटीडी कहते हैं, इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है, हिंदी में यौन संचारित रोग कहा जाता है। और जो इनमें से दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है साध्य रोग जिनका इलाज है और एक आती है असाध्य रोग जिनका इलाज नहीं हो पाता कई बार। तो साध्य रोगों में आ जाती है सिफिलिस और गोनोरिया, इसके नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो असाध्य रोग है उसमें आपको मालूम है एड्स भी है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको क्या कहते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये असाध्य है, अगर कई बार इससे जान भी चली जाती है अगर टाइमली अगर एड्स को डिटेक्ट ना किया जाए तो, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें हैं कि परिवार नियोजन और गर्भ निरोधन के तरीके। इसमें पहला जो है वो यांत्रिक बाधा है। यांत्रिक बाधा मतलब ये होती है तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन रोकना, जैसे कि कॉन्डम यूज़ करना, योनि वॉल्ट यूज़ करना, मतलब कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन बीच में डाल देना, ऐसी रुकावट डाल देना जिससे कि शुक्राणु और अंडाणु ना मिलें। फिर आ जाता है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियों में ये शरीर के हार्मोन संतुलन को बदलकर कार्य करती हैं। जैसे अंडाणु अंडाशय से निर्मुक्त नहीं होता, मतलब अंडाशय से अंडाणु आता तो है लेकिन वो निर्मुक्त नहीं होता और इसलिए निषेचन नहीं हो पाता, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ओरल पिल्स आ जाती हैं, मौखिक गोलियां जो मुंह से खाई जाती हैं, ठीक है। और या त्वचा के नीचे इंजेक्शन देकर भी इनको लगाया जाता है। हालांकि लंबे समय तक इस तरीके का सेवन करने से सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर जो है ये चीज़ें नहीं यूज़ की जाती। जैसे ये सहेली हो गई, आई पिल जैसी गोलियाँ हो गई, ये भी यूज़ होती हैं लेकिन ज़्यादा इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा आ जाता है आईयूडी। आईयूडी ऐसे उपकरण हैं जो कि महिलाओं के अंदर शरीर में डाले जाते हैं और जिससे कि अंडे के साथ शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता, जैसे कॉपर्टी आ गई। और सर्जिकल तरीके में क्या होता है कि इसको नसबंदी टाइप कहा जाता है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी में शुक्र वाहिनी को काटकर उसको बांध दिया जाए और स्त्री में अंडवाहिका को काटकर बांध दिया जाए तो उसको महिला नसबंदी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटी सी कुछ ऐसी बातें हैं कि भाई जैसे प्रजनन स्वास्थ्य पे, मतलब अपने यौन अंगों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जैसे हम शरीर के बाकी अंगों को साफ़ करते हैं, धोते हैं, उनका भी हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाने के लिए शर्माना भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है सर्जिकल विषयों को आमतौर पर गर्भ निरोधक के लिए स्थायी तरीकों के रूप में माना जाता है। क्यों भाई, स्थायी तरीकों से इसलिए माना जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर नसबंदी हो जाती है, उसके बाद बालक होने की, मतलब बच्चे होने की संभावना कम हो जाती है। मतलब अगर कैस्ट्रेट कर दिया जाए, बिल्कुल ही काट दिया जाए, तो फिर उसके बाद फिर बच्चा नहीं ठहर सकता, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। फिर है कि भारत को एक मजबूत परिवार नियोजन कानून अपनाने की ज़रूरत है। क्यों, तो ये तो आप अपने अपने विचार लिख सकते हैं।
लेकिन मेरे हिसाब से जैसे इसलिए ज़रूरत है क्योंकि परिवार नियोजन के अगर हम लोगों के ये है कि 2 ही बच्चे पैदा करने हैं, 3 ही करने हैं, तो उससे हम अपने बच्चों को क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं और बेटर सोशल और फिज़िकल नीड्स भी बच्चे की, मतलब जो भी बच्चे की ज़रूरत है शिक्षा की वगैरह की, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ओरल जो गोलियां हैं वो क्या करती हैं, ये अंडाणु अंडाशय से निर्मुक्त नहीं होता, इसलिए निषेचन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 3, ये वाला। ठीक है, उसके बाद है पता करें कि एड्स कैसे फैलता है। तो एड्स जो है वो जो सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन लगता है, अगर एक इंसान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लगाया जाए, रेज़र बार बार को यूज़ किया जाए, या फिर अनसेफ सेक्स हो, तो उससे एड्स फैलता है। और यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग कर रही है तो क्या उसे यौन संचारित रोगों से बचाने में मदद करेगी? नहीं, उससे सिर्फ ये हो जाएगा कि बेबी नहीं होगा, लेकिन यौन संचारित रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। भाई यही कि जितनी हम फैमिली चाहते हैं उतनी ही फैमिली रहे, इसकी वजह से ये गर्भ निरोधक जो युक्तियाँ हैं वो अपनाई जाती हैं। ठीक है, ये है अलैंगिक प्रजनन के लिए एक अन्य विधि। अलैंगिक प्रजनन के लिए एक अन्य विधि का इन्होंने वो करा हुआ है जिसको कि ऊतक संवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन में पौधों के बढ़ते सिरे से ऊतक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। जैसे आप कितनी बार देखते हो ना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे हम गुलाब की डंडी लेते हैं, गुलाब पूरा झड़ भी जाए पौधा तो उसकी डंडी को अगर तिरछा काट दिया जाए और उसको डाल दिया जाए तो एकदम वो विभाजित होने लग जाता है और पौधा बन जाता है। तो ये भी उसी तरह का एक है कि कोशिकाओं को फिर एक कृत्रिम माध्यम में, मतलब पहले तो ऊतक को हटा लिया जाता है, ठीक है, पौधे के बढ़ते सिरे को, फिर उसको कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है, मतलब लेबोरेटरी में, जैसे जहाँ वे कोशिकाएं या कैलस के एक छोटे समूह को बनाने के लिए तेजी से विभाजित होते हैं। फिर उनका विभाजन शुरू हो जाता है जिसको हम कैलस कहते हैं। कैलस को दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें वृद्धि और विभेदन के लिए हार्मोन होते हैं। फिर उसको वहाँ पे डाला जाता है जहाँ पे हार्मोन्स होते हैं, और एक बार पौधे को हार्मोन मिल गए तो मिट्टी में उसको डाल दिया तो उसके बाद फिर वो परिपक्व पौधे में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अलैंगिक प्रजनन की एक अन्य विधि ऊतक संवर्धन जिसे कहा जाता है या सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है वर्कशीट नंबर 70 है जो कि 18 जनवरी को आई थी। ये आनुवंशिकता एवं जैव विकास पे है। हम लोगों ने गूगल मीट पे इस क्लास को पढ़ा था, उसको एक बार फिर उसको रिवाइज करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि डीएनए जो है वो वह अणु है जो माता पिता से संतति के द्वारा, मतलब डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो लक्षण हैं वो वंशानुगत होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन गुणसूत्रों में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है। मतलब ये एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर धागे जैसी जो संरचनाएं होती हैं उनको गुणसूत्र कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर हमारे पास ये डीएनए मटेरियल होता है और या जीन्स होती हैं जिनको कहा जाता है, और ये जो मटेरियल है ये आगे पीढ़ी में हमारे लक्षण लेके जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर की लगभग हर कोशिका का डीएनए एक जैसा होता है। लगभग सभी कोशिकाओं का डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है सबका। अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। ठीक है, यही बताया। लेकिन कुछ डीएनए जो है कई बार माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तब हमने पाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें भी उसका डीएनए अपना होता है। एक लक्षण एलील एक जीव की विशिष्ट विशेषता है जिसे जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। देखो, जैसे जब भी कोई जीन्स होती है वो जोड़े में होती हैं, ठीक है, और हर जोड़े को, मतलब हर सिंगल वाले को हम एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील, राइट। तो निर्धारित किया जाता है। जीन गुणसूत्र पर मौजूद डीएनए का एक खंड है। जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? गुणसूत्र पर, मतलब क्रोमोसोम्स पे। ये देखो यहाँ पे दिख भी रहे हैं आपको। सबसे पहले कोशिका दिखाई गई है, ये रही, ठीक है। उसके बाद केंद्रक दिखाया गया है, उसके बाद गुणसूत्र दिखाए गए हैं। गुणसूत्र जो है उस पर मौजूद क्या है? डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। और जो जीन है वो क्या है? डीएनए का एक खंड है। खंड मतलब पार्ट है, जो आनुवंशिकता की मेन भौतिक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है।
उसके बाद हमारी आ जाती है, ये देखो, डीएनए प्रतिलिपि प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण भिन्नताओं का निर्माण। कई बार क्रोमोसोम्स में, गुणसूत्रों में जो अगर कोई चेंज आता है, कोई म्यूटेशन आती है या कोई मतलब कोई भी विभिन्नता आती है, तो वो जो विभिन्नता है वो नेक्स्ट पीढ़ी में भी जाती है। ठीक है, तो प्रजनन प्रक्रिया के दौरान विभिन्नताओं का संचय, कि जब कोई जीव प्रजनन करता है तो डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। हालांकि शरीर की मूल संरचना समान रहती है, वे अगली पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भिन्नता का कारण बनती है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जितने मर्जी सिमिलर हों, उनके बच्चे उनसे मिलते तो हैं, लेकिन उनके अंदर विभिन्नता होती है, विविधता होती है। तो ये विविधता किसकी वजह से होती है? क्योंकि प्रजनन प्रक्रिया में क्या होता है कि आपको पता है, जैसे 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 22 जो हैं वो तो शरीर के हैं और एक जोड़ा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है। लड़कियों में वो XX होता है और लड़कों में XY होता है। X के साथ जब X मिलता है तो लड़की पैदा होती है, ठीक है ना, और X के साथ जब Y मिलता है तो फिर लड़का पैदा होता है। लेकिन ये विभिन्नताएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है, और डीएनए जो है वो अगला वाला जो है वो उसको ट्रांसफ़र तो थोड़ा यहाँ से आ रहा है, थोड़ा यहाँ से आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट जनरेशन में विविधता भी बढ़ेगी और विभिन्नता भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो जीन शब्द गढ़ा गया था वो जोहानसन ने करा था और ग्रीगोर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रीगोर जॉन मेंडल को आनुवंशिका का जनक कहा जाता है, मतलब हेरिडिटरी फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है उनको। ठीक है, और क्या होता है जब डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में त्रुटि होती है? अगर डीएनए प्रतिक्रिया में कोई त्रुटि आ जाए, जैसे कि इसमें आई हुई है, तो वो अगली पीढ़ी को पास हो जाती है और भिन्नता भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं होंगी, लैंगिक या अलैंगिक? तो ऑब्वियसली लैंगिक जनन में अधिक विविधताएं होंगी क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो फीमेल से भी आते हैं और मेल से भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषित करें आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता वो होती है जिससे कि एक वंशागत जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और जीन क्या होती है? तो आपको मैंने बताया, तो जीन जो होती है वो किसका खंड डीएनए का एक खंड होता है जो आनुवंशिकता फैलाता है, आनुवंशिकता करता है, और इसको भौतिक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली आबादी में एक विशेषता 20% में मौजूद होती है, जबकि एक अन्य विशेषता 40% में मौजूद होती है। तो कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न हुआ है? तो कौन सा लक्षण होगा? जिसमें ज़्यादा हुआ है वो तो पहले हुआ होगा, तो बाद जो 20% वाला लक्षण है वो बाद में उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है वो 19 तारीख की है, वर्कशीट नंबर 71 है। इसमें ये बताया गया है कि आनुवंशिकता क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा कि भाई विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वंशागत होना, उसको आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि वंशागति लक्षण मतलब जैसे शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, जैसे 2 कान हो गए, 1 नाक हो गई, 2 आंखें होंगी, बिल्कुल ठीक है, फिर भी वह पूर्ण रूप से अपने जनक जैसा नहीं दिखाई देता। मैंने जैसे अभी बताया कि अपने माता पिता जैसे भिन्न, मतलब उसमें भिन्नता होती है, मिलता तो है लेकिन एकदम एग्जैक्टली माता पिता जैसा नहीं होता। तो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो कान होते हैं वो यहाँ से बिल्कुल जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे, और कुछ में स्वतंत्र होते हैं। तो ये भी एक वंशानुगत लक्षण है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से वंशानुगत लक्षण आपको मानव में दिखाई देते हैं, तो आप ये लिखोगे जुड़े कर्णपाली और स्वतंत्र कर्णपाली। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा कि आनुवंशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे का चुनाव। ग्रीगोर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए मटर के पौधे लिए थे। तो वो क्यों लिए थे, उसके रीज़न है। पहला तो यह है कि मटर के पौधे में विकल्पी लक्षण नज़र आते हैं। विकल्पी लक्षण मतलब लंबा, नाटा, ठीक है, गोल और झुर्रीदार, ठीक है, सफ़ेद और बैंगनी, मतलब ऐसे लक्षण जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, विकल्पी लक्षण हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ तो उसमें ये है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इनका जीवन काल छोटा होता है, तो हमें फटाफट रिजल्ट पता चल जाते हैं कि इसका कौन सा कलर पहली पीढ़ी में क्या होगा या दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और तीसरा ये होता है कि सामान्यतः स्वपरागण होता है, क्योंकि
पहली जो पीढ़ी होती है, अभी आपको हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि मतलब जो पहला क्रॉस होता है F1 पीढ़ी में, उसको स्वपरागण किया जाता है। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाती है एक ही पौधे के अंदर, ठीक है, लेकिन परपरागण भी होता है, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये भी उसका फ़ायदे की बात है। और चौथी बात ये है कि इसमें एक ही पीढ़ी में बड़े सारे बीज बनते हैं, जिसकी वजह से हमें उनको स्टडी करना बड़ा आसान हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए, लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को अपने बच्चे में स्थानांतरित करते हैं, सबको पता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण जो है वो पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं। मतलब जैसे कि अगर माता जो है हमारी छोटी हैं और पिता जो है लंबे हैं, तो जो लक्षण आएंगे बच्चे के अंदर वो या तो यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है। तो मटर के पौधे में भी ये 7 विकल्प दिए हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि इसमें मेंडल ने कौन कौन से लिए। पहला लिया बीज का आकार, जिसमें गोल और झुर्रीदार थे। दूसरा उन्होंने बीज का रंग लिया, एक बीज का रंग पीला था, एक का हरा था। फूल का रंग में एक बैंगनी था, एक सफ़ेद था। फूल की स्थिति एक अक्षीय थी, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने वाली थी, और एक साइड की तरफ बढ़ने वाली थी, जिसको कि अंत्य कहा गया। फली का आकार एक जगह फूला हुआ था, एक जगह सिकुड़ा हुआ था, और फली का रंग एक जगह हरा था, एक जगह पीला था, और पौधे की ऊंचाई जैसे मैंने आपको बताया वो लंबी थी, बौनी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 लक्षण मेंडल ने लिए। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। आनुवंशिकता को परिभाषित करें, तो आनुवंशिकता को परिभाषित करने का ये है कि आनुवंशिकता वो है जिसकी वजह से जो वो होते हैं, लक्षण होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग करा, तो ये आपको पता ही है कि उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग करा, ठीक है। तीसरा है, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम बताइए। तो आप परिवर्तों को, मैंने जैसे कान का बताया था, तो आप दूसरा भी बताएंगे कि कौन सा जो पीढ़ी नेक्स्ट पीढ़ी में जाता है, ठीक है। तीसरा, कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, तो ये हमारे पास ये सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। वैसे मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्ते हमारे जो हैं वो कौन से हैं, मैं बता देती हूँ। यहीं पे ना वैसे आंसर तो कि एक होते हैं स्वतंत्र और एक होते हैं जुड़े हुए, ठीक है। ये देखिए, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली जो हैं वो मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। 2 परिवर्त मतलब 2 विकल्प हैं, ठीक है। तो ये थी यहाँ तक की वर्कशीट्स। अगली वर्कशीट्स में मिलेंगे, तब तक आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।